हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मिशन श्योर सक्सेस। तो हम लोग केबीसी नैनो का बुक से हम लोग आधुनिक भारत को पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तक कवर कर दिया है। अब हम लोग अगले जो भी अन्य यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आए थे, आज हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर ये चैनल आप लोग को महत्वपूर्ण और लाभदायक लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण और भी अपडेट पाने के लिए, या और भी ऐसे ही केबीसी नैनो का बुक हम लोग पूरा सॉल्व करवाएंगे। तो हम लोग अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तक हम लोगों ने कवर कर दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसियों के बारे में, और जो भी अन्य यूरोपीय कंपनी जो कि भारत में आए थे। आज हम लोग उसको पूरी तरीक़ा से ये चैप्टर या ये टॉपिक हम लोग पूरी तरह से आज समाप्त कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग आज फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला लुई 14वें के मंत्री कोबैल्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और इसका अन्य नाम क्या था। तो चलिए देखते हैं इसका अन्य नाम क्या था साथियों। इसका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी देस इंडीसे ओरिएंटलेस के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी स्थापना कब हुई? 1664 में हुई। तो अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को किसके द्वारा स्थापना किया गया था, वो मंत्री का नाम क्या था? कोबैल्ट, और जो कि लुई 14वें के मंत्री थे। और इसका अन्य नाम क्या था? कंपनी डेस इंडीसे और ओरिएंटलेस। तो हम लोग चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में स्थापित किया गया था, और ये कब स्थापित किया गया था? 1668 में इसकी स्थापना हुई थी। और फिर उसके बाद 1674 में फ्रांसीसी मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की थी। तो चलिए इसको फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित किया गया था, और फिर 1674 में फ्रांसीसी मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि पौंडीचेरी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रांसिस मार्टिन द्वारा पौंडीचेरी की स्थापना किया गया था। और भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? तो फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में पहली फैक्ट्री यानी कोठी लगाई गई थी। तो चलिए अब इसके बाद भारत में अंग्रेजी का भी शासन यानी अंग्रेज़ों का भी शासन था। तो अब इसके बाद युद्ध छिड़ जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे पहला कर्नाटक वॉर, जो कि 1746 से 1748 के बीच हुआ था। और ये किस के बीच में हुआ था? तो अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, जिसका मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ऑस्ट्रिया में जो भी विवाद चल रहा था, उसके कारण भारत में पहला कर्नाटक वॉर लड़ा गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हम लोग देखते हैं कर्नाटक के युद्ध में सेंट थामे का युद्ध सर्वप्रमुख है। यह युद्ध फ्रांसीसी सेना एवं नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच लड़ा गया था। हम लोग फिर से इसको पढ़ लेते हैं। फ्रांसीसी कर्नाटक के युद्ध में सेंट थामे का युद्ध सर्वप्रमुख है, जो कि 1746 में हुआ था, और यह युद्ध फ्रांसीसी सेना एवं नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच लड़ा गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगले पॉइंट की ओर देखते हैं साथियों। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थामे के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को पराजित किया था। तो सेंट थामे के युद्ध में कर्नाटक की नवाब की हार हुई, और फ्रांसीसी सेना ने इस युद्ध में विजय प्राप्त किया। और यह युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में सेंट थामे का युद्ध लड़ा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और पहला कर्नाटक वॉर यूरोप में एला सापा की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध का समाप्त हुआ, और फलस्वरूप कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हुआ। तो अगर आप लोग के पेपर में पूछ दिया जाए कि पहला कर्नाटक वॉर यानी कि जो युद्ध ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया जा रहा था, पहला कर्नाटक वॉर, वो युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो एला सापा की संधि के द्वारा वो युद्ध समाप्त किया गया, जो कि यूरोप में एला सापा की संधि हुई। इसके द्वारा पहला कर्नाटक युद्ध जो भारत में हो रहा था वो समाप्त हुआ। और हम लोग दूसरा कर्नाटक युद्ध को पढ़ते हैं, जो कि 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया था। तो चलिए देखते हैं। दूसरा कर्नाटक हैदराबाद तथा कर्नाटक के सिंहासनों के विवादास्पद उत्तराधिकारी के कारण हुआ। यह युद्ध किस कारण से हुआ? तो हैदराबाद और कर्नाटक के सिंहासन पर बैठने के लिए यह युद्ध लड़ा गया था, और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इस अनिश्चित व्यवस्था में राजनैतिक लाभ उठाने की सोची।
इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई और उसकी जगह गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। और यह दूसरा कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी की संधि के द्वारा 1755 में समाप्त हुआ। तो चलिए हम लोग इसको फिर से देखते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा कर्नाटक वॉर हैदराबाद और कर्नाटक के सिंहासनों के विवादास्पद उत्तराधिकारी के कारण हुआ। और यह युद्ध किसके किसके बीच हो रहा था? तो भारत में हैदराबाद तथा कर्नाटक में जो भी अंग्रेज़ों का शासन था और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के बीच हुआ। तो इस युद्ध में अनिश्चित व्यवस्था में राजनीतिक लाभ उठाना चाहता था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। और इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई और इसकी जगह भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू को बना दिया गया। और यह युद्ध पौंडीचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तो ये आप लोग समझ पा रहे होंगे, समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला हम लोग देखते हैं। तो अगर आप लोग से पूछा जाए कि दूसरा कर्नाटक वॉर किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो पौंडीचेरी की संधि। और किस किस के बीच लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। हम लोग तीसरा कर्नाटक वॉर के बारे में पढ़ते हैं जो कि 1756 से 1763 के बीच लड़ा गया था। यूरोप में शुरू हुई सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप में युद्ध चल रहा था और वो युद्ध का नाम था सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश है तीसरा कर्नाटक वॉर। तीसरा कर्नाटक वॉर सप्तवर्षीय युद्ध का एक कारण बना। भारत में यह युद्ध हुआ और यह युद्ध यूरोप में हो रहा था। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 में ये शुरू हुआ था युद्ध। और हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों की बुरी तरह शिकस्त हुई। यानी कि अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई लड़ी। किसके द्वारा? तो कौन कौन ये युद्ध में लड़ रहा था? तो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच ये वांडीवास की लड़ाई चल रही थी और यह युद्ध में फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार हुई। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो ये जब समाप्त हो गया वांडीवास का, उसके बाद अंग्रेज़ों ने पौंडीचेरी को अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा कि वांडीवास की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों से मतलब कि मेरा बोलने का मतलब फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र में मिला लिया। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया जो कि 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। और ये अन्य प्रदेश कौन कौन से थे हम लोग इसको देख लेते हैं। पौंडीचेरी थे और कराईकल थे, यमन थे और माहे थे। ये क्षेत्र थे जो कि अभी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी पौंडीचेरी, यमन, कराईकल और माहे के क्षेत्र पर 1954 तक शासन किया। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए, 1498 में आए और सबसे अंत में 1961 में वापस गए। ये सवाल भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में कौन गए? तो पुर्तगाली लोग जो आए थे वो 1498 में आए थे और सबसे बाद में गए थे 1961 में। मैंने ये बात आप लोगों को पिछले भी जो भी मैंने सेशन लिया उसमें भी आप लोगों को बताया था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और ये जो 4 क्षेत्र थे जो कि पौंडीचेरी, यमन, कराईकल और माहे जो थे ये 1954 तक फ्रांसीसियों के साथ मतलब फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ था तो उसके लगभग 7 साल बाद 1954 में ये जो 4 क्षेत्र थे उसको भारत अपने में मिला लिया जाता है। तो यहाँ तक हो जाता है। हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम लोग चलिए देखते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई और उन्होंने 1620 में ट्रावंकोर में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई एवं स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई जो कि फिजियो क्रैक्टस फ्रांसीसी भारत में सॉरी दोस्तों ये वाला पॉइंट छूट गया तो हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए साथियों जो हम लोग
जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तब पर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। इन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री ट्रावनकोर में लगाई, जो कि 1620 में। और हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाला है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसकी स्थापना 1731 में हुई। और इस कंपनी ने विशेष तौर पर धर्म प्रचार का कार्य किया। यह भारत में व्यापार करने के मकसद से कम और धर्म प्रचार करने के मकसद से ज़्यादा आए थे। और इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? तो सीरमपुर इसका मुख्य केंद्र था। सीरमपुर इसका मुख्य केंद्र था। हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। फिजियोक्रोटस फ्रांसीसी भारत में युक्त व्यापार के पक्षधर से थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। भारत में यूरोपीय व्यापारक कंपनियों का आगमन क्रम इस प्रकार से है। तो हम लोग उस क्रम को भी देख लेते हैं। तो देखिए पहले जैसा कि हम लोग पूरा यूरोपीय कंपनियों को पढ़ चुके हैं, तो हम लोग को पहले क्रम देख लेते हैं। पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांस, ऐसे ये क्रम वाइज यूरोपीय कंपनी भारत में आए थे। और ऊपर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये दिया गया था, हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यूरोपीय कंपनी द्वारा लड़े गए कर्नाटक युद्ध। तो ये कर्नाटक युद्ध मैंने आप लोगों को बता दिया है, लेकिन तब पर भी ये जो इम्पोर्टेंट है तो हम लोग इसको भी कवर कर लेते हैं। तो पहला कर्नाटक वॉर 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया। और यह युद्ध सेंट थामे का युद्ध इसको कहा जाता है। और यह युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सला-शापिल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक वॉर समाप्त हुआ गया था। हम लोग दूसरे कर्नाटक वॉर को देख लेते हैं, जो कि 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया था। और यह युद्ध को अम्बुर का युद्ध भी कहा जाता है। और यह युद्ध पौंडीचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। हम लोग देखते हैं अब तीसरा कर्नाटक युद्ध, जो कि 1758 से 1763 के बीच लड़ा गया। और इसको वांडीवास का युद्ध भी कहा जाता है। और ये पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हो गया। तो हम लोग आज यूरोपीय कंपनी को पूरी तरीक़ा से कवर कर चुके हैं। अब हम लोग अगले पार्ट में जो भी आगे का चैप्टर होगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोगों ने आधुनिक भारत का पहला चैप्टर यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन को पूरी तरीक़े से समाप्त कर दिया है। तो आप लोग चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोगों को भी मोटिवेट मिले। तब तक के लिए जय हिंद।